गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। हम पढ़ रहे थे वितान और वितान में पढ़ रहे थे हम आलो अंधारी बेबी हालदर का जो पाठ है आलो अंधारी में पेज नंबर 43 का क्या नाम से पढ़ा जा रहा था। सेकंड पैरा हम पढ़ेंगे आज ना। ताकि उसके क्या नाम से चिट्ठी आई, उसके मित्र चिट्ठी लिखी और उसने बेबी के लेखन की, उनके काम की तारीफ की। तो वहीं से बात चल रही थी। उसके आगे से हम पढ़ेंगे पैरा सेकंड। तातुस की बात में अनसुनी न करती तो क्या करती, जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुनदा, उनके लड़के, रमनदा, सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु मित्र दा रजत, दा राहुल दा का भी आना जाना लगा रहता था। वे सब तो भी मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुस जैसा ही व्यवहार करते थे। जैसे तातुस बेबी को प्यार स्नेह देते थे, वैसे ही उनके जो लड़के और लड़कों के मित्र भी बेबी को उतना ही स्नेह दिया करते थे और मेरे साथ तातुस जैसा व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। अर्थात जब समय मिलता था तब काम करती थी, लेकिन पहले काम उनका था। पहले काम के नाम से उनके बच्चों का, तातुस का, उनका खिलाना पिलाना काम मेरा था। एक दिन भूल से तातुस की बात मान दिन में ही मैं उनसे अपने लिखने पढ़ने की बात करने लग गई, करने में लग गई। तो एक कांड घट गया। क्या कांड घटा? रमन दा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वो खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। भूख के मारे रमनदा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। तरी होती है जिसको क्या नाम से, पानी वाली। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। तरी है, तरी तो पानी जैसा होता है, ज्यादा डाल दोगे तो आप गिरेगी तो ना। वह खाना छोड़ के अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा सीधी प्लेट में नहीं, उल्टी प्लेट में रख के ही वो खाना खा रहा था। वह वहीं बैठा न जाने क्या क्या सोच सोच कर खूब हंसने लगा। अर्थात उसको बहुत हंसी आई कि मैंने क्या कर दिया। प्लेट तो उल्टी रखी हुई थी, बेबी ने प्लेट उल्टी रख रखी थी, इसलिए उसने सीधी नहीं की और उल्टी प्लेट में सब्जी रख ली। सब्जी गिरेगी, गिरना ही था और क्या नाम से उसको हंसी आ रही थी, तो बहुत हंसने लगा वो। मैंने तातू से पूछा, रमन दा किसके साथ बातें कर रहा है? तातू अकेला हंस रहा। देखा कि सब्जी गिर रही है और उल्टी प्लेट है, उल्टी प्लेट में सब्जी डाल दी गई है, तो सब्जी गिरेगी तो हंसी आएगी उसको। तातुस बोले, और कौन है वहां? मैंने कहा, और तो कोई है नहीं उस कमरे में, कि कोई और दूसरा लड़का, कोई उनके साथी, कोई भाई है नहीं, वो अकेले ही है। पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। और इतना कहकर मैं वहां चली गई और देखा कि रमनदा हंसे जा रहे थे। रमनदा की हंसी ने दूसरी बात हंस जैसी थी। सब्जी को आप उल्टा ले रखोगे, उल्टे रखोगे, सब्जी गिरेगी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ रमनदा? मैंने पूछा, भाई क्या बात है ऐसी, कि कौन सी बात आपको याद आ गई, कौन सा घटना आपको याद आ गई जिस पर आप हंसे जा रहे हो? तो वह कुछ न कह बस हंसता रहा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं मेरे को और मैं बोल करके कुछ हंसते रहे, लगातार हंसते रहे ना। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या बात ऐसी है जो आप हंसे जा रहे हो? वह हंसते 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 बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। तब मैं भी हंसने लगी, मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि काम जो उल्टा था और उल्टी प्लेट में क्या नाम से सब्जी ले रखी थी, सब्जी गिर गई तो मेरी भी हंसी नहीं रुकी। हंसते हंसते आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमनदार ने बिना अपने प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। बात हंसने लायक थी। तो
तातुस भी क्या नाम से रमन की बात पर, रमन की घटना पर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। सबका अपना तरीका है हंसने का। तो तातुस की अपनी तरह हंसी है, जोर जोर से हंसने का, और अंदर ही अंदर हंसते थे वो से। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, है? लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी, लेकिन मैं तो हंसी जा रही थी क्योंकि बात हंसने जैसी थी। यह देखकर तातुस बोले, तातुस ने कहा मेरे को, बेबी तुम क्या हंसती जाओगी, है? कि तुम भी हंसती रहोगी पागल की तरह? हाँ, खाली हंसने से ही सब हो जाएगा, हंसने से कुछ नहीं होता। मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, अर्थात उनके जो मित्र है, भाई है, उन्होंने कितने दिनों से चिट्ठी लिखी है, वो आकर रखी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। मैंने कहा चिट्ठी, यह चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझे नहीं होगा। तातुस बोले क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरे को चिट्ठी लिखना नहीं आता, ढंग से लिखना नहीं आता। तातुस ने कहा कि कैसे नहीं होगा? तुमको जैसे चिट्ठी आया लिखने को वैसी चिट्ठी लिखो, लेकिन लिखो, तुमको लिखना ही होगा, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप राइटिंग ठीक हो जाएगी, अपने आप लिखना आ जाएगा, लेकिन चिट्ठी को लिखो। मैं सोच में पड़ गई, अर्थात मैं चिंता में पड़ गई, सोच में पड़ गई। कभी किसी को चिट्ठी उठी नहीं लिखी थी मैंने, अर्थात मैंने कभी किसी को चिट्ठी लिखी नहीं थी, इसलिए तो लिखना आता नहीं था। लेकिन तातुस ने कहा, तातुस का आदेश है और आदेश को मानना, आदेश की पालना करनी पड़ेगी। तो सोचने लगी, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र, लिखे हैं कुछ भी तो वैसे ही उल्टा सीधा जैसे भी आ गया प्रेम पत्र टाइप लिख दिया। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, अर्थात मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उनके भाई को चिट्ठी लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कैसे संबोधन करूंगी, क्या विवाद करूंगी, कैसे समापन करूंगी, है? बीच में क्या लिखूंगी, क्या क्या बातें मेरे को आएगी, क्या नहीं आएगी, है? कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, अर्थात जिसको चिट्ठी लिखने जा रही हूँ उसको मैं कितना गलत लिखूंगी, कितना सही लिखूंगी, ये कुछ कह नहीं सकती, समझ नहीं सकती मैं। इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तातुस से पूछा, तातुस से पूछा, क्या पूछा? मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी, अर्थात मैं उनको क्या बोलूंगी, क्या संबोधन करूंगी, उनको संबोधन करते हैं ना, संबोधन, आदरणीय पिताजी, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहन जी, छोटा भाई, जो भी है, तो मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी, किस तरह की भाषा उनके लिए लिखूंगी। तातुस बोले, ये तुम ही सोच कर देखो, अर्थात तुम ही सोचो कि तुम्हें क्या लिखना है, भाई लिखना है, पिता लिखना, चाचा लिखना, ताऊ लिखना, जो भी तुमको अच्छा लगे वो तुम ही सोच करके और लिखो। बस इतना ध्यान रखना कि वो मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं, कह दिया उन्होंने। इतनी बात ध्यान रखना कि तातुस को जो दिन की चिट्ठी आई है वो मेरे से 1-1.5 साल ही बड़े हैं। मैंने कहा मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। जेठू होता है ताऊ, जेठू बोलते हैं मंगोली में ताऊ को, मैंने पिताजी का बड़ा भाई। तो बड़ा भाई जब 1.5 साल बड़े हैं, जेठू हुए कि नहीं हुए, इसलिए मैं उनको जेठू ही लिखूंगी। तातुस बोले तुम्हारी जैसी मर्जी, अर्थात तातुस ने उनको कह दिया जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको मन करे, जो आप लिखना चाहे वो आप उनको लिखें। मैंने जेठू बोलकर ही चिट्ठी लिखी, अर्थात मैंने जेठू कह करके ही, जेठू का संबोधन करके ही उनको अपनी चिट्ठी पत्री लिख दी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर में जानती नहीं थी, अर्थात कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे अंत करते हैं, कैसे बीच में लिखा जाता है, तो मैं समझती नहीं थी। फिर भी जैसे बन पढ़ा लिखा, जैसे भी मेरे मन में आया, जैसे भी मैंने लिख सकी, जैसे भी मेरे दिमाग ने काम किया, वैसा मैंने उनको लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, अर्थात फिर क्या नाम से उनका जवाब आया, जेठू का जवाब दीदी के पास आया। क्या लिखा उन्होंने लिखा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, है? क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई, अर्थात तुम्हारी चिट्ठी को पढ़ के मैंने सोचा क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, ऐसा सोच करके मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, तुम बोले लिखिए, इसलिए मुझे टाइम लगा है, इसीलिए मैं इतनी देर तुमको चिट्ठी नहीं लिख पाया। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया था, तब लिखा उन्होंने कि मैं यहाँ के किताबों का बाजार है, पुस्तक मार्केट है, वहां गया हुआ था। वहां बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूं, आज मेरा मन किया कि जितनी भी किताबें हैं बांग्ला की वो सब खरीद लूं और खरीद के तुम्हारे पास भेज दूं। वहां मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे, मछली मार्केट में मछली खरीदते हैं, उसी प्रकार से लोग भी यहाँ पर किताबें खरीद रहे थे।
और मैं अवाक देख रहा था, मैं चुपचाप खड़ा खड़ा वहां पर आश्रय में वो देख रहा था कि देखो लोग लोग कितनी किताबें खरीद रहे हैं। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। अर्थात तुम जो लिख रही हो, किताब लिख रही हो, उसका जो सेकंड पार्ट है वो पूरा हो गया। इस बात को जानकर के मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, है ना। तुमने ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुस और मैं बहुत चिंतित हूँ। अर्थात तुम्हारे तातुस को चिंता रहती है और मुझे भी चिंता रहती है ना? चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। अब उस किताब को छपाना चाहते हैं हम, तो वो किताब कैसे छपाए। आशा पूर्णा देवी का पाखिर खांचा, खांचार पाखी कैसा लग रहा है। ये बंगला में की एक राइटर थी जिनका भी कुछ समय पहले देहांत हुआ है। उनका नाम था आशा पूर्णा देवी, अर्थात उनकी किताब का नाम है पाखिर खांचा खांचार पाखी, अर्थात वो दिया उन्होंने तो कैसा लग रहा है। तुम्हें तातुस ने जरूर बताया होगा, तातुस ने ये बात तुमको अवश्य बताई होगी कि आशा पूर्णा देवी घर के सारे काम काज निपटा कर उस समय चोरी चोरी लिखती थी, अर्थात वो भी ऐसा ही काम करती थी, घर के काम निपटाती थी सारा, और फिर क्या नाम से जैसे चोरी छिपी जिसको लिखना आता था, टाइम मिलता था, वैसे वो लिखती थी। जब सब लोग सो जाते थे, सब लोग सो जाते थे और वो जाग करके इस तरह का काम किया करती थी। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी, अर्थात बांग्ला भाषा वो जानती थी, बांग्ला के अलावा दूसरी भाषा उनको आती नहीं थी। और घर से बाहर भी बहुत कम निकलती थी, घर से बाहर भी उनको जाना आना बंद था। बंद तो क्या था, मतलब बंदिश थी लड़कियों के हिसाब से, तो कम आना जाना था, फिर भी वो लिख रही थी। मैं और तातुस, अर्थात मैं खुद और तातुस तुम्हारे जो वो पिता, दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया का काफी खबर रखते हैं, अर्थात उनकी जानकारी रखते हैं, खबर रखते हैं कि कैसे लिखा करती थी वो। जबकि हम में उनकी कहानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। अर्थात वो कहानी छोटी उंगली होती है ना, उसके बराबर भी हम नहीं लिख पाते, फिर भी उनकी खबर रखते हैं कि कैसे लिखती है, क्या लिखती है, आगे बारे में। तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी हो सकती हो, अर्थात बंगला में जो राइटर है, बांग्ला के जो सेकंड क्या नाम से दूसरी आशा पूर्ण देवी बन सकती हो, इतना तुम अच्छा लिख रही हो। यह बात मेरे मन में बार बार आती है, आज ये बात मैं सुनती हूँ, दिमाग में आती है, तो तुमसे लिख रहा हूँ। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, तीसरा जो भाग है उसका वो कितना हमने लिख लिया है, कितना आगे बढ़ा है। मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू, अर्थात मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मेरे प्यार तुमको बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा जेठू मतलब बड़ा पिता है, तुम्हारा जेठू तुम्हारा बड़ा पिता। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे, अर्थात जेठू इस प्रकार से पत्र लिख के और पत्र के माध्यम से उनका क्या नाम से वो उत्साह वर्धन किया करते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हो यह बात नहीं थी, अर्थात ऐसी बात नहीं है, लेकिन और भी जो रिश्तेदार थे, उनके और भी भाई बंधु थे, सासू थे, परिवार के थे, लेकिन सभी लोग मेरे को इस प्रकार से मेरा लिखने में उत्साहवर्धन किया करते थे। और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुस के एक बंधु रमेश बाबू थे, अर्थात वो दिल्ली में रहा करते थे, जिनका नाम था रमेश बाबू। मैं जो लिखती वह सब तातुस उन्हें फोन पर सुनाते थे, अर्थात जब भी फोन पे बात होती, फोन करते तो तातुस को कहा करते थे कि बेबी ने आज इतना लिखा, बेबी इतना लिख रही है, बेबी ने दूसरा पार्ट पूरा कर दिया है, बेबी लिखना सीख गई है। जो भी मैं क्या करती थी, मेरी सारी बातें वो रमेश बाबू को दिल्ली में सुनाया करते थे। एक दिन फोन पर बात करने के बाद वो मुझसे बोले, फोन पर बात हो गई, बात होने के पश्चात उन्होंने मेरे से कहा, क्या कहा, देखो तुमने ये जो लिखा है वो मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा है, अर्थात जो तुमने ये बात लिखी है, किताब लिख रही हो, वो मेरे बंधु है रमेश, उनको बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्रसन्न हुए हैं वो तुम्हारे लेखन को देख करके, है ना। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह, एनी फ्रैंक जानते हो, रचना वो डायरी क्या नाम से वहां की, आपके पेज में 12th में आएगा वो पार्ट में, की डायरी की तरह मेरी डायरी के नाम से किताब है। मैंने पूछा ये एनी फ्रैंक कौन है, तातुस ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकाल कर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। उस किताब की निकाली, किताब के कुछ जो अंश थे वो मेरे को दिए और दे गया, पढ़ के सुनाए खुद ने ना। और उस लड़के से मुझे बहुत माया हुई, ऐसा देख करके, उसको सुन करके, उसकी कहानी सुन करके, उसकी आत्मकथा सुन करके, पढ़ करके उससे मेरे बहुत प्रीत हो गई। कितनी लड़के ने संघर्ष किया, कितने संघर्षों की डायरी लिखी है ये।
शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। शर्मिला दी थी वहां पर, वो भी उसका उत्साहवर्धन क्या करती थी। वो मेरी वयवस थी, अर्थात उसी की उम्र की थी। वयरस मतलब उसी की आयु की महिला थी वो। और जेठी की बंधु थी, है? और जेठी मतलब जेठू की जेठी, जेठी की बंधु मतलब बहन थी, है ना। वह कोलकाता ही में कहीं पढ़ाती थी, कोलकाता के अंदर कहीं स्कूल में कहीं पढ़ाया करती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वो मुझसे कितना स्नेह करती थी, अर्थात वो चिट्ठी लिखती, पत्र लिखती, उन पत्रियों से मुझे आभास होता है कि वो भी मेरे प्रति कितने, मेरे मन में, अपने मन में मेरे प्रति कितना प्यार रखती है। वैसा स्नेह मुझे और किसी ने मिला, जितना प्यार उन्होंने जेठी की बहन ने, मित्र ने दिया, बंधु ने दिया, उतना प्यार स्नेह मुझे अधिक किसी का नहीं मिला जितना उन्होंने दिया है। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली है। काफी समय बाद मैंने सहेली को ढूंढा है। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था, हमको जानती भी नहीं थी, देखा भी नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं। जब भी चिट्ठियां आती, चिट्ठियों को पढ़ती, समझती, और मेरा मन करता है कि उनसे मैं कैसे भी टेलीफोन से जैसे भी उनसे बात करूं, हंसूं खेलूं, उनके साथ हंसूं, हंसी मजाक करूं, खेल खेलूं, ये करूं वह करूं, कुछ भी काम करूं, जो भी काम मिल जाए, उनके साथ रहने का मौका मुझे मिल जाए तो मैं करूं। उनसे पूछूं, कोई बात पूछूं उनसे, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, अर्थात हमारी मुलाकात कब होगी, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, अर्थात मुलाकात होगी भी या नहीं होगी, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, क्या भगवान ऐसा करेगा, ईश्वर ऐसा करेगा। मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी, अर्थात जब मिलेंगे हम तो तुम्हारे जो क्या नाम से तुम्हारा उत्साहवर्धन है, तुम मेरे प्रति मन में प्रेम रखती हो, उसके बाद धन्यवाद मैं तुमको कैसे दूंगी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीजें पहुंचते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा, अर्थात सफाई करी थी अलमारी की, तो वहां पर मुझे एक फोटो एल्बम मिला। फोटो एल्बम देखा, मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी, अर्थात मैं बैठ गई और उस एल्बम को खोल करके उसमें जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों को मैं देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी, अर्थात अर्जुन दा जिनके भाई बंधु जो थे उनकी तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, अर्थात उस तस्वीर के अंदर जो उनके बड़े भाई थे, जो कहा करते थे मेरे बड़े भाई 1.5 साल बड़े हैं, जेठू का फोटो भी उनके अंदर था। उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरा अर्जुन दा, अर्थात शर्मिला दी का फोटो भी मिल गया, देख लिया उसने, उस फोटो के अंदर मिल गया। तो उस फोटो के अंदर उनको मतलब जेठू की फोटो भी मिल गई और शर्मिला दी की वो भी मिल गई। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा खड़े थे। जेठू और शर्मिला दी को तो तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, अर्थात मैंने उन तस्वीरों के माध्यम से उनका चेहरा देखा था, बाकी वैसे मिली नहीं थी, कभी देखा नहीं था उनको, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती है, अर्थात फोटो में देख लिया तो उनसे मिलने, उनसे देखने की उनकी बड़ी इच्छा हुई। शर्मिला दी मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब के देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर रख देती थी। शर्मिला दी लेखिका थी, अर्थात अच्छी वो राइटर थी, लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और किताब भी छप गई थी, और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थी, अर्थात तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखा करती थी, भेजा करती थी, तो कई पत्रिकाओं में उनकी कहानियां भी छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी, अर्थात शर्मिला दी बेबी को बहुत प्यार किया करती थी, और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती थी, बच्चे कैसे हैं, क्या है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हाल चाल है उनके, आदि समाचार भी मेरे से पूछा करती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं, मेरे विचार आता कि मेरा भाग्य है मैं यहाँ काम कर रही हूँ, और कहाँ वो बड़ी पढ़ी लिखी विद्वान महिला जिससे मेरी दोस्ती है। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं शायद मिलने पर न हो, अर्थात चिट्ठियों में जो बातें लिखते हैं, करते हैं, एक दूसरे से बात होती है, वो शायद जब मिलेंगे तो चिर ऐसी बातें हो या ना हो, कह नहीं सकते ना। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें, क्या हो सकता है जब मिले तो अधिक सारी बातें हम दोनों के बीच में हो जाए, ये भी सोचा करती थी। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू की बंगाली बंधु आनंद भी थे, अर्थात
जो उनको बेबी को उत्साह वर्धन किया करते थे, उनमें एक बंगाली बाबू था, उनका नाम था आनंद। आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, जब पढ़ा उन्होंने तो उन्होंने मेरे को लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। अर्थात जो आपने लिखा है, जो आपकी किताब छपी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बढ़िया लगी है। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अर्थात अपने घटना, अपने खुद की घटना से लिखी विचार है, और लिखना क्या नाम से बताना हर आदमी की बस की बात नहीं है, लेकिन उसने लिखी है तो बहुत अच्छा काम आपने किया है। ये हर व्यक्ति के संभव नहीं है, ना। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद ना करें। अर्थात आपका जो प्रयास है, इस प्रयास को आप क्या नाम से हमेशा साथ रखें, कभी इसको बंद न रखें ना। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। अर्थात लिखते लिखते आपका अभ्यास अच्छा बढ़ जाएगा, अच्छी लेख राइटर बन जाएगी, तो आप कुछ हमको अच्छा दे सकेगी, है ना। नारी अत्याचार है, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। अर्थात महिलाओं की जो उन पर किस प्रकार के अत्याचार होते हैं, किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है, क्या दुर्दशा है उनकी है, वो भी आप लिखें। और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें लिखने। अर्थात महिलाओं को क्या क्या आर्थिक परेशानी आती है, क्या क्या कष्ट आते हैं उनको, वो भी आप करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था, जो लिखा करते थे, उस लेख को उन्होंने मुझे तक पहुंचाया। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लेख था और अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया था, जो उन्होंने लिखा पूरी बात मेरी समझ में आ गई, अच्छी दिमाग में बैठ गई। ऐसी बात नहीं थी, मेरे कहने पर तातुश ने वो मुझे समझाया था कि फिर भी कुछ दिमाग से घुसा, कुछ नहीं घुसा है। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में नहीं आई ना। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद मैं भी सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं लिखूंगी। अर्थात सभी लोग मुझे उत्साह कर रहे हैं, सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं, अर्थात मैं सोचती कि आगे ऐसा लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगी, अच्छा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये बात मेरे दिमाग में चलती रहती। इसी बीच दरमियान एक दिन की बात है। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुंचे। बाबा जिंदा थे, माता मरी गई थी बेचारी, तो वो उसके पास आ गए। मैं उस समय किचन में थी, उस समय मैं किचन में रसोई घर में कुछ खाना वाना चाय वाय बना रही थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से देखा, साइकिल से मेरे पास घर पे आए, मिले मेरे से। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई, काफी समय की बात हो गई थी, काफी समय से पिछड़ी हुई थी, तो मैं उनको पहचान नहीं पाई थी। उसने घंटी बजाई तो काफी देर बाद में बाहर निकली। तो घंटी बजाते रहे हैं बुलाने के लिए। मैं काफी समय देर बाद है, पता नहीं था पिताजी है या कोई और बाबा है या कुछ है और है, फिर भी मैं 1 घंटे पहले बाहर गई निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटे? है बेटा, अर्थात अपनी बेटी को देख के पूछा, बेटा कैसा है, तो क्या है? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का ये हाल कैसे हो गया? आप इतने बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए हैं, आर्थिक तंगी के कारण किस प्रकार से आपका जो शरीर हो गया है, कैसे हो गए? बाबा बोले, कहाँ कुछ भी तो नहीं हुआ है बेटा, ठीक हूँ मैं, अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ बढ़िया हूँ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए गए हैं। मैं तातुस के पास दौड़ी गई, जो तातुस थे वो इनके पास रहा करते थे, उनके पास गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। मैंने कहा मेरे पिताजी मुझसे मिलने के लिए आए हैं। तातुस को जाकर के खुशखबरी दी। तातुस बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अर्थात को अंदर लाओ और ला करके घर बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। अर्थात बाबा आए हैं तो उनके लिए कुछ खाना पीना जो भी है अच्छा तैयार करो, उनको खिलाओ। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई, पूछा चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं रहने दे, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया, चाय के लिए मना कर दिया कि चाय मैं पीऊंगा नहीं, इतनी गर्मी पड़ रही है, तेज गर्मी में चाय अच्छी लगती है, अर्थात चाय ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उनको शरबत बना करके दे दिया। एक गिलास शरबत बनाया और क्या नाम बाबा को दे दिया। गिलास हाथ में लिए वो बोले, गिलास पकड़ लिया पीने के लिए और मेरे को बोले, मेरे को कहा तू भी थोड़ा ले ले बेटा, अर्थात तू भी थोड़ा पी ले,
ठंडक आ जाएगी थोड़ी सी, अच्छा रहेगा। मैंने कहा नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है, थोड़ी देर पहले ही मैं चाय पी के निपटी हूँ, चाय पी के बैठी हूँ, इसलिए आप लीजिए। माँ कैसी है? वो बोले ठीक है। था तुम्हारी बहुत याद करती है। था माँ का बड़ा स्वर्गवास नहीं होता उसमें, माँ जिंदा थी, तो माँ तुमको बहुत याद करती है, वो अच्छी है ना। मैंने सोचा करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हो रहे जा रहे हैं, अर्थात 2 साल की बात हो गई है, 2 साल से मिली नहीं हूँ, तो याद आती है, इसलिए जरूर मुझे याद करती होगी वो। और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। इतना दूर है, वहां रहती है बंगाल रहती है, यहाँ रहती हूँ गुड़गांव में, दिल्ली में, इसलिए मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा है। अभी 2-1 दिन के लिए वहां चले जाऊं तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाए, अर्थात फिर माँ के पास जाऊं तो वही बात बात झगड़ा, बात बात जो भी हंसी मजाक में है वो शुरू हो जाएगा। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं, अर्थात में झगड़ा लड़ाई जो भी है मैं अब तैयार नहीं हूँ। मैं यहाँ रह रही हूँ, अच्छी तरह रह रही हूँ, ठीक तरह रह रही हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ आकर इतना तो समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं, और अपने एक जैसे ही खटते कमाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, खाने की पेट की चिंता सबको रहती है, भूख की चिंता सबको रहती है। तो मैं भी ये बात समझ गई हूँ आकर के कि सबको अपना अपना हिसाब करना है। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती, ताकि बचपन में मुझे जान दे देती, मुझे बचपन में पता पड़ जाता कि खाने पीने का इंतजाम सबको अपना अपना ही करना है, तो मैं अपनी व्यवस्था शुरू से कर लेती, तब शायद मुझे इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता, तब मुझे शायद इतनी चिंता इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इतना ही काफी बेटा, है ना, बाकी कल पढ़ेंगे, कल हो सकता है पूरा कर दें इसको, हो जाएगा तो ठीक, और हो जाएगा वैसे कल पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही काफी।